हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पढ़े थे नॉर्मलता। एक दिन पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे नॉर्मलता। इस आज पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखेंगे तो इसमें नॉर्मलता और मोलरता भी पढ़ा चुके हैं। तो नॉर्मलता बराबर होता है नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में होता है। विलयन का आयतन लीटर में। इसी तरह से मोलरता भी देखेंगे। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर कर देंगे नॉर्मलता बटे मोलरता। अगला स्टेप हो जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता। तो नॉर्मलता बटे मोलरता अगर यहीं पे नॉर्मलता बटे मोलरता कर देंगे तो यह विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में बटे यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे आयतन लीटर में हो जाएगा। तो यह वाला पोर्शन दोनों भार चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। फिर गुणे ऊपर चला जाएगा विलेय का भार विलेय का अणुभार। अब गुणे यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में हो जाएगा। और बटे जब मोलरता करेंगे तो यह वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अणुभार गुणे आयतन लीटर में बटे विलेय का भार आ जाएगा। विलेय का भार यह हो जाएगा। तो विलेय का भार विलेय के भार से कट जाएगा। यहाँ पे आयतन से कट जाएगा। बचेगा क्या? अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर्मलता बटे मोलरता। और एक चीज़ आप सभी को बता दें कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर अणुभार विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बचेगा। तुल्यांकी भार। अब यह एक संबंध मिलता है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार।
चूंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता होता है, अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार की जगह पे अणुभार बटे संयोजकता रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मलता, नॉर्मलता इसलिए हो जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता, मोलरता बराबर हो जाएगा यहाँ पे अणुभार, अणुभार बटे अणुभार बटे संयोजकता हो जाएगा। तो संयोजकता ऊपर चला जाएगा, संयोजकता यहाँ पर आ जाएगा संयोजकता। तो अणुभार से अणुभार कैंसिल हो जाएगा, तो होगा यहाँ पे नॉर्मलता, नॉर्मलता बटे मोलरता, मोलरता बराबर हो जाएगा संयोजकता। तो यह फार्मूला निकल के आता है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर संयोजकता। इसको तिरक गुणा करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे संयोजकता। तो यह सूत्र भी इसी से मिल जाएगा। और संयोजकता को यहाँ से दिखाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर संयोजकता को यहाँ से दिखाते हैं, तो एक सूत्र यह भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक आया है तुल्यांकी भार और यहाँ पे संयोजकता, यानी कि तुल्यांकी भार और संयोजकता प्रत्येक पदार्थों का कैसे निकालते हैं। उसमें प्रत्येक पदार्थ में जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है, इन सभी का कैसे निकालते हैं वो आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा, क्योंकि नहीं तो यहीं पे देख लीजिए। एक दो का बता दे रहे हैं। यदि यहाँ पे देखेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार अगर निकालने के लिए देखेंगे तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या। अम्ल का अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, यानी कि जितना हाइड्रोजन अगर विस्थापित हो रहा है उतने का भाग देंगे यहाँ पे। जैसे HCl है, HCl का अगर तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले अम्ल का अणुभार निकालेंगे। तो अम्ल क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो यहाँ पे 36.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अणुभार आ जाएगा 36.5 बटे, अगर यह टूटेगा तो यह H प्लस और Cl माइनस बनाता है, तो यहाँ पे यह एक हाइड्रोजन त्यागता है, इसलिए 1 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 36.5। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार।
तो सबसे पहले H2SO4 होता क्या है, या इसको कहते हैं तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अम्ल का अणु भार निकालेंगे तो पहले हाइड्रोजन का अणु भार निकालते समय पहले परमाणु जितने भी तत्व हैं प्रत्येक तत्वों का परमाणु भार जोड़ देंगे, बस उसके बाद अणु भार आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 चौका 64, 32 96, 2 98, इसका अणु भार आ जाएगा 98। अब H2SO4 टूटता है, तो H2SO4 जब भी टूटता है तो यहाँ पे H प्लस 2S प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन त्यागता है तो इसलिए 2 का भाग दे देंगे, विस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 49, ये आ जाएगा। इसी तरह से HNO3 का निकालेंगे, HNO3 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो HNO3 इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल या सोरिक अम्ल भी बोलते हैं, और H2SO4 को गंधक अम्ल बोलते हैं, इसको सोरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे HNO3 का अणु भार निकालेंगे, तो HNO3 का यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 प्लस 48 हो जाएगा 63, 8 5 13, 4 1 5 1 6, तो यह 63 हो जाएगा। यहाँ पे HNO3 अगर विस्तार टूटता है तो यह H प्लस और NO3 डबल सिंगल माइनस होगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल या केवल एक हाइड्रोजन को त्यागता है तो 1 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 63, तो यह तुल्यांकी भार आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल का 63। तो इसी तरह से क्षार का भी निकालेंगे और लवण का भी निकालेंगे, तो हम क्षार और लवण का अगले दिन बता देंगे। और अब यह जो लोग वीडियो को देखते हैं कम से कम पूरा वीडियो देखा करें, ताकि पूरा कंप्लीट नोट्स मिल सके आप लोगों को, क्योंकि ये मैं कंप्लीट नोट्स भी दूंगा और आप लोगों को अच्छे से समझा भी सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप लोग देखिए तब, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।